हेलो मेरे फ्रेंड्स, क्या हाल चाल आप सभी के। तो हमने जैसे कि पिछले क्लासेस में टीपू सुल्तान की अंतर्राष्ट्रीय परिस्थिति की समझ, उसकी सैन्य विकसित करने में उसने क्या क्या योजना बनाई उसके बारे में हम लोग अध्ययन कर चुके थे। तो उसका आगे हम लोग देखते हैं कि ये तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध के बारे में थोड़ा हम लोग अध्ययन करेंगे कि एक्चुअली है क्या। तो टीपू सुल्तान की महत्वाकांक्षा और सुधारों से कहीं ना कहीं अंग्रेज इस बात से चिंतित होने लगे क्योंकि अंग्रेज़ों को लगने लगा कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान हमारे लिए भविष्य में कहीं खतरे के रूप में साबित हो सकता है, क्योंकि टीपू सुल्तान एक बेहतर शासक होने के साथ साथ वह अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों की समझ रखने वाला भी शासक था। और उसी दौरान उसने बहुत सारी घटनाओं को भी अंजाम दिया जिससे अंग्रेज़ों का चिंतित होना स्वाभाविक था। और अंग्रेज़ों की भी महत्वाकांक्षा थी, कहने कि उनको अपना साम्राज्य विस्तार करना था। इसी दौरान अंग्रेज़ों ने सर्वप्रथम मराठों एवं निज़ाम को लालच दिए, अपने तरफ उसको मिलाए। और कॉर्नवालिस जो गवर्नर जनरल थे 1786 से 1793 के बीच, उस दौरान ही तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ, जिसका कार्यकाल था 1790 से लेकर 1792 तक। उस समय क्या था कि फ्रांस भी अस्थिर था। फ्रांस में भी फ्रांसीसी क्रांति के दौर चल रहा था। इस युद्ध का परिणामतः यह निकला कि मैसूर की पराजय हुई, मतलब टीपू सुल्तान की हार होती है 1792 में। और श्रीरंगपट्टनम की संधि के अनुसार टीपू ने अपना आधा भाग अंग्रेज़ों को लौटा दिया और बड़ी राशि मुआवजे के तौर पर भी दी। तो इस बात को लेकर टीपू कहीं ना कहीं बेहद निराश था। वो अपना इस प्रतिशोध का बदला लेना चाहता था। इसी संदर्भ में चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ 1799 में। उस समय गवर्नर जनरल थे वेलेस्ली साहब। वेलेस्ली के कार्यकाल 1798 से लेकर 1805 तक। अक्सर देखा गया है कि जितने भी हमारे बच्चे हैं, एस्पिरेंट्स हैं, वो गवर्नर जनरल के कार्यकाल अलग से याद करते हैं, जो कि मैं अपनी समझ और एक बेहतर टीचर के अध्ययन से ये बता पाऊँगा कि बहुत कम गवर्नर जनरल है जिसके बारे में हमें कालखंड याद रखना है, नहीं तो उसको बस सिस्टमेटिक उसको पढ़ के निकल जाइए। एक हमारे बहुत फेमस सर हैं, सुजीत सर, हिस्ट्री के जाने माने इतिहासकार हैं। वो बताते हैं कि मैंने उनकी क्लासेस कर रखी है। वो बताते हैं कि जो जो घटनाएं हुई हैं जिस गवर्नर के काल में, उस गवर्नर के बारे में जानना है, अदरवाइज़ नहीं। बच्चे क्या करते हैं कि जब से अंग्रेज आए जब तक रहे उनका कालखंड याद करने में लगे रहते हैं, जो कि कहीं ना कहीं ये अच्छा नहीं माना जाता है। ये अच्छा नहीं है वैसे उन लोगों के लिए, क्योंकि दिमाग को भी स्टोरेज करना, दिमाग को वही तत्व भेजिए जो आपके अभी के लिए, आने वाले समय के लिए लाभकारी है। जो रोज़ आते हैं जाते उसको हम दिमाग में क्यों ही भरें, उसका जगह हम अच्छा कुछ अध्ययन कर सकते हैं। तो चतुर्थ मैसूर आंग्ल युद्ध में वेलेस्ली ने टीपू को सहायक संधि भेजी थी। तो टीपू ने इस सहायक संधि को अस्वीकार कर दिया और उसमें युद्ध के प्रस्ताव की नीति रखा। तो इस युद्ध में ये हुआ कि परिणामतः टीपू की हार हुई और उसकी मृत्यु हो गई। तो एक मैसूर का छोटा सा भूभाग वडियार के उत्तराधिकारी को दे दिया गया, उसे भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाया गया। वेलेस्ली एवं भारत में साम्राज्य विस्तार की नीति को हम देखते हैं। वेलेस्ली का जब भारत आगमन हुआ तो राजनीतिक रूप से तो अंग्रेज की स्थिति काफ़ी मजबूत थी और मजबूत होने के साथ साथ चुनौतियों से भी भरी हुई थी। जैसे मैसूर का संघर्ष चल ही रहा था, जो उत्तर पश्चिम में सिंध है वहाँ पे आक्रमण देखने को मिलते ही थे। निज़ाम का संघर्ष जारी ही था, मराठे थे ही इत्यादि। और क्या था इसी समय फ्रांस माने यूरोप में भी अस्थिरता का दौर गुजार रहा था। वेलेस्ली ने अंग्रेज़ों की स्थिति मजबूत करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए, जो कि हम निम्नलिखित
बिंदुओं के माध्यम से हम उस चीज़ को समझ सकते हैं। पहला, 1799 में मैसूर की पराजय। दूसरा, 1803-1805 के बीच मराठों की पराजय हुई। मराठों से भी सहायक संधि पर हस्ताक्षर करवाए गए। कर्नाटक, तंजौर यानी तमिलनाडु वाला इत्यादि शासकों को पेंशन देकर प्रशासनिक दायित्व अपने हाथ में ले लिया। एक्चुअली सब तो निर्भर पहले से ही थे अंग्रेज़ों पे, लेकिन अंग्रेज़ों ने अब उनको पेंशन देना स्टार्ट कर दिया और सारे प्रशासनिक, राजनीतिक, आर्थिक सारे अंग्रेज़ ने अपने दायित्व में ले लिया। एक्चुअली क्या था, डेनमार्क यूरोप में है और नेपोलियन के बीच अच्छे संबंध थे। अतः वेलेस्ली ने क्या किया, व्यापारिक केंद्र ट्रैंकोबार एवं सेरारामपुर पर भी अच्छा नियंत्रण स्थापित कर लिया और पुर्तगालियों से वेलेस्ली ने बातचीत करके गोवा में ब्रिटिश सैनिक तैनात कर दिए और क्या किया कि भारत की एक छोटी सी सैनिक टुकड़ी मिस्र भेज दे नेपोलियन से लड़ने के लिए, ताकि भारत में किसी भी प्रकार की कोई भी मदद ना कर पाए जो अंग्रेज विरोधी हैं। इसी संदर्भ में सहायक संधि को आधार बनाते हुए भारतीय राज्य को न केवल सुरक्षा के दृष्टिकोण से निर्भर बनाया, बल्कि अंग्रेज़ों ने अपना साम्राज्य का विस्तार भी किया। हम निम्नलिखित सहायक संधि के अनुसार मिलाए गए कुछ महत्वपूर्ण राज्य: हैदराबाद, मैसूर, तंजौर, अवध 1801 में, पेशवा 1802 में, भोसले, नागपुर वाला, सिंधिया, ग्वालियर वाला 1803 में। आखिरकार ये सहायक संधि है क्या? हम लोग सहायक संधि के बारे में अध्ययन किए, लेकिन हम लोग ये जानेंगे कि ये सहायक संधि है क्या। आखिरकार सहायक संधि के अंतर्गत होता क्या था। तो भारत में साम्राज्य विस्तार के क्रम में मुख्यतः अंग्रेजों द्वारा अपनाई गई नीति, जिसके अंतर्गत भारतीय शासकों को सुरक्षा की दृष्टि से अंग्रेजों पर निर्भर बनाया गया। सहायक संधि को प्रारंभ करने का श्रेय मुख्यतः डुप्ले को जाता है। अंग्रेज के प्रथम गवर्नर थे लॉर्ड क्लाइव, जिन्होंने 65 में सहायक संधि की। वेलेस्ली से पूर्व जो भी अंग्रेजों की प्राथमिकता थी सुरक्षा के बदले धन लेने की थी, लेकिन वेलेस्ली ने धन के साथ साथ प्रशासनिक दायित्व भी अपने हाथों में लिया ताकि अंग्रेजों की संप्रभुता बनी रहे। वेलेस्ली ने इसी क्रम में भारत में साम्राज्य विस्तार के दृष्टिकोण से इसको जाना गया। सहायक संधि के कुछ सहायक संधि के प्रावधान के बारे में हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या प्रावधान थे। जो भी संधि करते थे अंग्रेजों के साथ, उनकी जिम्मेदारी तो कंपनी पे होगी ही होगी और उन राज्य को सुरक्षा के दृष्टिकोण से अंग्रेजों को बड़े मुआवजे के तौर पे पैसे दिए जाते थे। उनकी संप्रभुता का ध्यान अंग्रेजों को रखा जाता था। जो भी संधि करता राज्य थे उनकी विदेश नीति संपूर्णतः अंग्रेजों के हाथ में थी। वो विदेश नीति को उन राज्य के हाथ में नहीं रहा। कंपनी की अनुमति के बिना यूरोप कोई भी शासक अपने राज्य में सेवा नहीं प्रदान कर सकता था किसी भी यूरोपियन कंपनी को। निर्भर राज्य जो भी संधिकर्ता राज्य थे उनके दरबार में एक अधिकारी होगा जो आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये जो ऑफिसर नियुक्त किया गया था ये आंतरिक परिस्थिति को समझने के लिए नियुक्त किया गया था कि आंतरिक परिस्थिति राजा की क्या थी, क्या राज्य की आंतरिक परिस्थिति है, हम इस पर कब कब्जा कर सकते हैं। अंग्रेजों की संपूर्णतः एक सोची समझी चाल थी। वो बहुत दूरगामी दृष्टिकोण से अंग्रेज इस बात को सोच पाते थे कि हम कैसे करें कि हमें बिना किसी विद्रोह के हम इस भारतीय साम्राज्य को हम अपने साथ कंपनी में मिला लें। अच्छा, ये देखते हैं कि अंग्रेज की दृष्टिकोण से इसका क्या महत्व था। इससे ये था कि केवल धन ही नहीं बढ़ा, इससे न केवल अंग्रेजों की आर्थिक आय बढ़ी बल्कि उनकी संप्रभुता भी विकसित हुई। व्यापार के साथ साथ कई महत्वपूर्ण स्थानों पर उनका नियंत्रण हुआ। भारत में ब्रिटिश सैनिक की वृद्धि हुई और इस सेना का प्रयोग मुख्यतः अंग्रेज अपने साम्राज्य विस्तार के लिए किया करते थे।
भारतीय राज में विशाल सेना कायम रखना, वो भी भारतीय राजस्व से ही, ये एक अंग्रेजों की बहुत बड़ी एक सफल योजना थी। विदेश नीति नियंत्रण स्थापित हो जाने के कारण भारतीय जो भी राज थे ब्रिटिश विरोधी संगठन नहीं बना सकते थे, ना ही किसी यूरोपियन कंपनी से वो अपनी सहायता मांग सकते थे। अधिकारी के नियुक्त किए जाने के कारण एक आंतरिक परिस्थिति पर बेहतर समझ बनी, ताकि भविष्य में राज्य के विलय करने में उपयोगी साबित हो। नहीं कह सकते ऐसे सीसीटीवी कैमरा यूज किया गया था। तो हम लोग इतना तो अध्ययन कर चुके हैं। हम लोग अंग्रेज एवं मराठों के बीच के संघर्ष की कहानी अगले एपिसोड में करेंगे।